गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो हम लोगों ने जुलाई का सर करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिया था। अगर गुड इवनिंग एवरीवन, ऑडियो पिछली क्लास में देखें तो एक क्लास जुलाई के करंट अफेयर्स की हमारी स्टार्ट हो गई थी। तो आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका आज करंट अफेयर्स का पहला क्लास है? देखिए, ये क्लास एक कंटिन्यूअस क्लास है, ये किसी एक नए कोर्स या नए बैच से कनेक्टेड नहीं है। ये एक जनरल क्लास है जो आपका ओपन टू ऑल है और चलती आ रही है। एग्जाम्स होते हैं, नहीं होते हैं, डजेंट मैटर, ये क्लास आपका चलती रहती है। ठीक है। तो जनवरी 2021 से मैंने इसमें पढ़ाना शुरू किया था करंट अफेयर्स। तो पूरा 2021 अपन ने कवर करा, 2022 कवर करा, और जून 2021 तक का करंट अफेयर्स अभी तक हम आपका कर चुके हैं। एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ जी। हाँ, तो 2021 2022 जून 2023 तक का करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिया। अभी ये जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स चल रहा है। तो 15 क्वेश्चंस पिछली क्लास में हो गए थे, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। बट पहले पिछले क्वेश्चन जो आपने कर लिए हैं उसके आंसर दीजिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पहले कौन से क्वेश्चंस किए थे, उस कुछ पूछ रहा हूँ, उसके आंसर बताइएगा। Recently, India's first ever comprehensive list of critical minerals has been released. It has identified how many critical minerals for India? 12, 15, 20, 30. बताइए सर। बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर था 30 मिनरल्स एज अ क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया हैज बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये किया है। एक हमने पढ़ा था अभी इस साल के बजट से, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उससे एक स्कीम लॉन्च की है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ठीक है। तो इसके तहत इंटरेस्ट रेट क्या ऑफर कर रही है बैंक? ठीक है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है, इसके तहत बैंक क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है बताइए। बिल्कुल सर, 7.5% जो इंटरेस्ट रेट है वो बैंक आपका इसमें आपको ऑफर कर रही है। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक पिछली क्लास में हो गया था। लास्ट क्वेश्चन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स से हमने डिस्कस किया था। चलो, इसके आगे की फिर आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16, ये आज का पहला सवाल है, बताइए इसका आंसर।
Recently, India won 202 medals in the Special Olympics World Games 2023 बर्लिन। अभी बर्लिन में एक इवेंट हुआ था स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023। तो इसी तरह से ये बाई एनुअल इवेंट है, मतलब आपका 2 साल में एक बार होने वाला है। तो अभी 2023 में हुआ था ये गेम, अब अगली बार आपका होगा 2025 में। तो सवाल ये है कि 2025 में ये किस कंट्री में होने वाला है? हाँ जी सर, 2025 में ये आपका किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होगा? अभी तो 2023 में तो हुआ था बर्लिन में, नेक्स्ट सवाल ये है कि 2025 में किस कंट्री में ऑर्गेनाइज होगा? हाँ जी, करेक्ट आंसर इज इटली। ठीक है, कहां पर ऑर्गेनाइज होने वाला है? इटली में। इटली की कैपिटल बता सकता है कोई? बहुत टफ सवाल नहीं पूछा है मैंने, इटली की कैपिटल। ठीक है, तो ये जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स है, ये बेसिकली है क्या, एक तरीके का इसको स्पेशल ओलंपियाड भी कहते हैं। ये जो ऐसे पार्टिसिपेंट जिनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल, ठीक है, ये ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल, इनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल। कहने का मतलब है जिनकी सोचने और समझने की क्षमता एक नॉर्मल पर्सन से कम होती है, और आईक्यू लेवल पर नापे तो 70 से कम उनका आईक्यू होता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको ऑर्गेनाइज करती है, हर 2 साल में ये आपका ऑर्गेनाइज होते हैं। 1968 में पहली बार ये ऑर्गेनाइज हुए थे शिकागो में। ठीक है, फिर उसके बाद से ये हर 2 साल में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। ये आपका बर्लिन में हुआ था 2023। बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। और अगला जो होगा वो होगा इटली। इटली की कैपिटल, बिल्कुल सही बात, क्या है सर? रोम। ठीक है, इस बार का ये इसका मोटो क्या है? नथिंग अबाउट अस विदाउट अस हैविंग अ से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। Recently, who among the following has been reappointed as the Solicitor General of India? इंडिया के सॉलिसिटर जनरल जो पहले थे उन्हीं को दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया गया। कौन है सर? वेंकट रमानी है, सत्यपाल जैन है, चेतन शर्मा है, तुषार मेहता है। देखो वैसे तो सरकारी दफ्तर में जो अपॉइंटमेंट होती है उससे रिलेटेड सवाल मैं आपके नहीं रखता हूँ। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन को रखने के पीछे एक वजह है कि आपका 2 साल पहले एलडीसी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि करंट सॉलिसिटर जनरल कौन है। सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो एक तरीके से असिस्टेंट होते हैं अटॉर्नी जनरल के। वैसे तो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है अटॉर्नी जनरल पे, बट उस साल एलडीसी ने सॉलिसिटर जनरल पे क्वेश्चन बना दिया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका मार्क किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी रीअपॉइंट किसको किया गया है? तुषार मेहता को रीअपॉइंट किया गया है एज ए सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, सबऑर्डिनेट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, हर 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। सरकार में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो कौन करता है? अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। उसके उसको कौन चेयर करते हैं? उसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं। ठीक है, इनका मतलब मेन फंक्शन क्या रहेगा? इनका मेन फंक्शन तो यही रहेगा, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में गवर्नमेंट के बिहाफ पर जब भी रिक्वायर्ड हो तो सरकार को प्रेजेंट करना। ठीक है, सरकार को लीगल मैटर्स में एडवाइस देना, और साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से कोई सवाल पूछा है तो प्रेसिडेंट खुद तो पूछने नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन जाता है? आपका सॉलिसिटर जनरल जाता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 123 कोई भी एडवाइस ले सकते हैं प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो प्रेसिडेंट खुद नहीं जाते, किसको भेजते हैं? सॉलिसिटर जनरल को। ठीक है, तो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 17। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही लोग बताइए, अटॉर्नी जनरल कौन है सर? हाँ जी, अटॉर्नी जनरल कौन है और कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा आर्टिकल है? जल्दी से बताइए। हाँ जी, करंट अटॉर्नी जनरल कौन है? कारगा जी ने लिखा भी है नाम, कारगा जी ने नाम लिखा भी है, आर वेंकट रमानी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल हमारे कौन है? आर वेंकट रमानी इज अवर
अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखे गए हैं? आर्टिकल 70। बहुत सही सर, ठीक है। अटॉर्नी जनरल से ही मिलता जुलता स्टेट में कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है, एडवोकेट जनरल होता है। तो अटॉर्नी जनरल के लिए अगर आर्टिकल 76 है उसमें 89 ऐड कर दो, तो एडवोकेट जनरल के लिए होता है आर्टिकल 165, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी has launched the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047 in the Shahdol district. It is in which of the following states? तत्काल में हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। एक तरह की सेल होती है सिकल सेल, उसकी वजह से एनीमिया जैसी बीमारी होती है, तो उसको एलिमिनेट करने का ये मिशन है। टारगेट है कि 2047 तक एलिमिनेट कर देंगे। 2047 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल होगा। किसी को पता है क्यों होगा 2047 इंपॉर्टेंट साल? तो ये शाहदोल डिस्ट्रिक्ट में, तो हो सकता है आप लोग शाहदोल से पहचान गए, जिन लोगों ने मिनरल्स वगैरह पे पढ़ाई की होगी वो पहचान जाएंगे शाहदोल का नाम। तो ये किस स्टेट में लॉन्च किया है सर? मध्य प्रदेश में। बिल्कुल करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। शाहदोल कहां पर है सर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखो ये जो मिशन था ना, सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन, ये आपका इस साल का जो बजट आया था फरवरी में, उसको अनाउंस किया गया था, ठीक है। तो इसमें टारगेट लिया था कि 2047 तक ये सिकल सेल अनीमिया जैसी बीमारी को हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। 2047 तक ये टारगेट लिया गया था। 2047 बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2047 में हमारे देश को आजाद हुए 100 साल पूरे हो जाएंगे। 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आप इमेजिन करो, ठीक है। तो इसलिए 2047 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये सिकल सेल डिसीज होती क्या है? देखो सिकल सेल डिसीज क्या होती है? ये रेड ब्लड का सेल डिसऑर्डर होता है। मतलब जो रेड ब्लड सेल होती है उनमें कुछ गड़बड़ आ जाती है। क्या गड़बड़ आ जाती है? जनरली अगर आप रेड ब्लड सेल देखोगे तो गोल गोल होती है, ठीक है। जनरली अगर आप रेड ब्लड सेल देखोगे तो गोल गोल होती है, ठीक है। जैसे पैनकेक होते हैं उसकी तरह, मान लो दोनों साइड एक पेड़ा, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, पेड़ा देखा है, गोल गोल होता है पेड़ा, उसकी तरह रेड ब्लड सेल होती है। लेकिन जब इसमें कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो ये इस तरह की सी शेप बना लेती हैं, ठीक है, चांद की तरह हो जाती हैं। गोल से क्या हो गई? चांद हो गई। तो इसको कहते हैं क्रीसेंट शेप, मतलब ये इस तरह की सेल को कहते हैं सिकल सेल। अब रेड ब्लड सेल में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, ठीक है। अगर किसी के बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है इस तरह की हो जाए, ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये जो रेड ब्लड सेल है ये हार्ड और स्टिकी भी हो जाती है, ठीक है। फिर ये जो सिकल सेल्स है ये जल्दी मर भी जाती हैं, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल का शॉर्टेज हो जाता है। यानी ये सेल इस तरह की बन जाती हैं और जल्दी एंड हो जाती हैं, जिससे इनका शॉर्टेज हो जाता है। और इस शेप की वजह से भी ये ब्लड फ्लो को रोकती हैं। जैसे अगर गोल होती है तो वो तो सिंपल फ्लो कर जाएगी, लेकिन अगर इस तरह की सिकल सेल शेप की मान लो कोई सेल है इस शेप की, और ये कोई दूसरा इधर से आ गई, तो ये बीच में इसको क्या कर देती है? चोक भी कर देती है। चोक करने की वजह से भी ब्लड फ्लो को रुक जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है, ठीक है। ब्लड फ्लो रुक जाना, ब्लड सेल की कमी होना, तो ये सारी जो बीमारी है ये सब किसकी वजह से हो रही है? आपका सिकल सेल डिसीज की वजह से। तो ये तो हो गई आपका सिकल सेल डिसीज। अब सिकल सेल डिसीज अगर आप देखोगे तो इंडिया में किस पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है? तो ये ट्राइबल पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन पाई जाती है, ठीक है। नॉन ट्राइबल्स में भी है, लेकिन ये ट्राइबल पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन पाया जाता है इसको इन इंडिया। और अगर आप ट्राइबल पॉपुलेशन की काउंटिंग करो तो सेंसस 2011 के हिसाब से, ठीक है, तो सेंसस 2011 के हिसाब से सबसे एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन ट्राइबल कहीं पर है तो वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। MP is a state with the highest tribal population in terms of the absolute number as per census 2011
एंड ऑल्सो हैज द हाइएस्ट बर्डन ऑफ सिकल सेल अनीमिया, और सबसे बड़ा बर्डन सिकल सेल अनीमिया का मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो सिकल सेल अनीमिया का जो आपका एलिमिनेशन मिशन है, ये कहाँ लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। ठीक है, इंडिया में देखो ट्राइबल पॉपुलेशन की सबसे बड़ी डेंसिटी है। 2011 सेंसस के हिसाब से देखोगे तो हमारे देश में जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 8.6% जो पॉपुलेशन है वो क्या है सर? आपका ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ट्राइबल एरियाज में जो ट्राइबल हेल्थ की बात करें तो 10 स्पेशल प्रॉब्लम्स है, सिकल सेल डिसीज इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो चूंकि ये मध्य प्रदेश में ज्यादा आपको प्रिवेलेंट देखने को मिलती है, दैट इज द रीजन ये सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया गया है। ये सिकल सेल की वजह से ही एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं अनीमिया। ठीक है, अनीमिया आपका ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिल जाता है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज में देखने को मिल जाता है। ठीक है, और ये बीमारी आपका मध्य प्रदेश में ज्यादा प्रिवेलेंट है, इसीलिए इसको कहाँ लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आई होप I have explained everything regarding National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047. I hope it is clear now. यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो, अगर क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, ये सब चीजें क्लियर हैं। सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2047 क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज वॉन द विमेन्स कबड्डी लीग 2023 इन दुबई? विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज वॉन द विमेन्स कबड्डी लीग 2023 इन दुबई? किसने जीता है सर? हाँ जी, तो स्पोर्ट्स के तो आप लोग चैंपियन हैं, सही बताएंगे, बिल्कुल सही बात। करेक्ट आंसर इज उमा कोलकाता। ठीक है, इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट फॉर विमेन्स कबड्डी, दुबई प्लेड होस्ट टू द इंडियाज फर्स्ट एवर विमेन कबड्डी लीग। ठीक है, पंजाब पैंथर्स और उमा कोलकाता के बीच ये आपका ये मैच हुआ था, और पंजाब पैंथर्स को हरा के उमा कोलकाता ने इसको जीत लिया। द इंटेंस मैच कंक्लूडेड विद द उमा कोलकाता टीम इमर्जिंग एज द चैंपियंस, और बहुत ही 1 10 100,000 10,000 लाख 10 10 लाख का प्राइज है। ठीक है, पंजाब टीम सेकंड पे आई, उनको 5 लाख था। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू उमा कोलकाता। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, according to the recently released data, which of the following states has become the top exporter of electronic goods in 2022 से 2023? ठीक है, इस सेशन में 2022 यानी अप्रैल 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का टॉप एक्सपोर्टर कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। हिंट दे देता हूँ, साउथ इंडियन स्टेट है। ठीक है, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। हिंट दे देता हूँ, साउथ इंडियन है, वरना मुझे भरोसा है आप लोग उत्तर प्रदेश आंसर लगाते हैं ना। चलो, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। Tamil Nadu has for the first time overtaken Uttar Pradesh and Karnataka to emerge as India's top electronics exporter in the fiscal year ended March 2023 as the global giants Foxconn and Pegatron accelerated iPhone exports last year. ठीक है, ये एक्चुअली ये कंपनीज हैं Foxconn और Pegatron, जिनको मतलब टेंडर मिला हुआ है कि वो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, ये दो ग्लोबल जाइंट्स हैं जो आपका आईफोन की असेंबलिंग करते हैं ना। तो यूपी और कर्नाटका को पछाड़ते हुए इंडिया का टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर आपका कौन बन गया सर? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए सर, दैट इज योर तमिलनाडु। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
What is the rank of India in the recently released Global Peace Index 2023? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रिलीज किया गया है, जिसमें हम लोग मेजर करते हैं कौन सा कंट्री कितना पीसफुली रह रहा है, मतलब वहां पर किसी तरह के टेररिस्ट हमले नहीं होते हैं, वहां पर किसी तरह का आपका वायलेंस नहीं होता है, ठीक है। तो उसको सब कंबाइन करके एक पीस इंडेक्स निकाली जाती है, जहां पर सबसे कम दंगे हों, जहां पर सबसे कम अटैक्स हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की क्या रैंक रहेगी ग्लोबल पीस इंडेक्स में? 132nd, 52nd, 126, 111। चलो, करेक्ट आंसर इज 126। हमारी रैंक कितनी है? 126। देखो कोई भी इंडेक्स अगर आप देखो तो दो तीन बातें उसमें जरूर पकड़ो। पहला तो उस इंडेक्स को रिलीज किसने किया? रिलीज किया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने रिलीज किया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। दूसरा ये उसमें इंडिया की रैंक क्या रही। तीसरा ये उसमें टॉप पे कौन, ठीक है। अगर हम लोग देखें सबसे टॉप पे कौन था सर? आइसलैंड का। Iceland is the most peaceful country in the world, a title it has held since 2008. It is accompanied at the top by Denmark, Ireland, New Zealand and Australia. ठीक है। अगर ग्लोबल पीस की हम बात करें तो वो इम्प्रूव हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? तो वो डिटीरियोरेट हुआ है, मतलब घटा है। ग्लोबल पीस घटा है बाई 0.42%, ठीक है। 2023 में अगर हम बात करें तो ग्लोबल पीस घटा है सर, ठीक है। और सबसे कम पीसफुल कंट्री कौन सा आया है? वो है सर आपका अफगानिस्तान इज द लीस्ट पीसफुल कंट्री फॉर द 8th कंसेक्यूटिव टर्म। फिर उसके बाद आपका यमन है, सीरिया है, साउथ सुडान है, डीआरसी है। यहाँ कुछ ना कुछ लगा रहता है जिसकी वजह से ये आपका लीस्ट पीसफुल कंट्रीज में रहता है। हमारी रैंक क्या है? 126 स्पॉट हमने एक्वायर किया है इस बार, ठीक है। हमने इस बार पहले से 2 रैंक इम्प्रूव किया है ओवरऑल पीसफुलनेस में। तो अभी ऑब्वियसली बात है हमारे जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इंडिया के पास, टेररिस्ट अटैक्स हम बहुत हद तक रोक पा रहे हैं, ठीक है। वायलेंट क्राइम्स हमने कम करें, इस वजह से हमारा जो पीस इंडेक्स है वो इम्प्रूव हुआ है पहले से। हाँ मतलब कुछ भी बढ़िया पीस की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है यही लोग कंट्री टॉप में रहते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सर, ठीक है। तो कोई भी इंडेक्स पढ़ो तो एक तो उसमें इंडिया के रेस्पेक्ट में इंडिया की रैंक देखो, किसने उसको पब्लिश किया है और टॉप पे कौन है, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसी को कहते हैं सर शॉर्ट नोट्स। ये तो चलो आपने सारी चीजें एक बार पढ़ ली कि इसमें क्या क्या मेजर करते हैं, सोशल सेफ्टी आपके देश में कितनी है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कैसा है, मिलिट्राइजेशन कितना है आपके देश में, ठीक है। तो ये चीजों पे ये डिसाइड करते हैं। ये तो चलो आपने एक बार पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या है? तो यही 3 चीजें, इंडिया की रैंक, फर्स्ट रैंक किसकी रही और रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जो आप पढ़ते हो वर्सेस जो आप नोट्स बनाते हो, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। The 132nd edition of the Durand Cup 2023 will be held in which of the following city? Durand Cup फुटबॉल से रिलेटेड है, हो सकता है एग्जाम में यही पूछ ले डुरांड कप किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो उसका 132nd एडिशन होने जा रहा है किस सिटी में होगा? कोलकाता, दिल्ली, कोची, बेंगलुरु। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज योर
करेक्ट आंसर इज कोलकाता। ठीक है, डुरांड कप एशियाज ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड थर्ड ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट इन विच टॉप इंडियन फुटबॉल क्लब्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट। ठीक है, 1888 से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये आपका कहाँ पर हो रहा है? ये कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 23, recently which of the following ministries has launched a new mobile app called report fish disease? Which of the following ministries has launched a new mobile app called Report Fish Disease? Ministry of Agriculture, Ministry of Animal Husbandry, Fisheries and Dairying, Ministry of Science and Technology, Ministry of Panchayati Raj. बताइए, which of the following ministries has launched a new mobile app called Report Fish Disease? बताइए, Ministry of Agriculture, Ministry of Animal Husbandry, Ministry of Science Technology या फिर Ministry of Panchayati Raj? बताइए सर। Which of the following ministries has launched a new mobile app, Report Fish Disease? बताइए। फिश से रिलेटेड बात है सर, तो मतलब इसमें तो मतलब कोई शक होना नहीं चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री होगी, है ना? तो सीधी सीधी बात है सर, ऑब्वियसली बात है, फिश से रिलेटेड बात है। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरिंग। इसके मिनिस्टर का नाम बताइए जरा, कौन है मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरिंग? तो ये रिपोर्ट फिश डिसीज ऐप का काम क्या है? देखो, ये एक डिसीज रिपोर्टिंग सिस्टम है। जैसे कई बार क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो आपका उनके जैसे एक्वाटिक एनिमल डिसीज है, उनको इतनी जानकारी नहीं है कि ये डिसीज कैसे हो गई, इससे हमें लड़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो उनके लिए एक ऐप बना दिया है जो उनको हेल्प करेगा। ठीक है, एक तरीके से अगर उनके जो फिशेज है, उनके पास जो एक्वाटिक एनिमल्स है, उसमें अगर किसी तरह की दिक्कत हो गई तो उसको ये क्या करेगा, आपको आप उस पर रिपोर्ट करोगे कि भैया ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो ये आपका सॉल्यूशन बताएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, आईसीएआर ने ये ऐप बनाया है विद एनबीएफजीआर, ठीक है, अंडर नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिसीज। ठीक है, इसका पैसा कहाँ से आएगा? ये सारा जो चल रहा है, ये जो ऐप बनाई गई है, किस स्कीम के अंडर बनाई गई है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर बनाई गई। मत्स्य का मतलब है मछली। ठीक है, it will help the farmers in reporting the incidence of diseases in finfish, shrimps, and mollusks on their farms with the field level officers and fish health experts. This shall help farmers in getting scientific advice for the efficient management of the disease. अब इससे होगा क्या, जो फार्मर्स अवेयर नहीं है कि किस तरह से उन्हें मतलब ये डिसीज से हैंडल करना चाहिए, तो अब उनके पास एक साइंटिफिक एडवाइस रहेगी, जिसकी वजह से एक बेटर तरीके से वो बीमारी को टैकल कर पाएंगे और एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम की बात करें तो कोई भी स्कीम अगर आप पढ़ो, ठीक है, पर्पस देखो उस स्कीम की और टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, तो जो मत्स्य संपदा योजना है उसकी टारगेट ऑडियंस कौन सा है? फिशरीज सेक्टर। फिशरीज सेक्टर में जो आपके लोग इन्वॉल्व हैं, जो फार्मर्स फिशरीज सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनका वेलफेयर इस स्कीम का पर्पस है। ठीक है, इसका और क्या काम है? फिश प्रोडक्शन बढ़ाना, फिश एक्सपोर्ट बढ़ाना, और जो फिश फार्मर्स हैं और जो फिशर्स हैं उनकी इनकम को डबल करना, ये इसका मेन काम है। नोडल मिनिस्ट्री तो आप बता ही दो। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज अनवील्ड अ न्यू ऐप कॉल्ड थ्रेड्स? अभी किस कंपनी ने एक ऐप लॉन्च की है थ्रेड्स? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या एक्सपर्ट? बताइए।
हाँ जी, ये तो सर मतलब ऐप का नाम क्या है? ये नाम है रिपोर्ट फिश डिसीज, ये ऐप का नाम है। अरे वो ऐप का पूछ रहा है, मेरा नहीं पूछ रहा है, मेरा नहीं पूछ रहा है, ठीक है। मेरा तो दिख ही रहा होगा, ये ऊपर लिखा होगा, ये मेरा ही नाम है। हाँ ये थ्रेड्स वाली ऐप, ये तो सर अभी न्यूज में था, थ्रेड्स तो न्यूज में था। अभी देखो हो क्या गया, मसला ये हो गया, जो ट्विटर था उसको तो एक्स बना दिया है, ठीक है। और जो ट्विटर को कॉपी करते हुए ट्विटर की ही तरह फेसबुक ने, अब तो फेसबुक को मेटा कहने लगे ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेटा होगा। मेटा, पहले फेसबुक कहते थे, अब उसका एक जनरल नाम आ गया मेटा। मेटा ने क्या बना दिया? थ्रेड्स। वो भी सर किसकी तरह है? ट्विटर की तरह है। जैसे ट्विटर पे आप कुछ एक लिमिट रहती है, छोटे वर्ड्स की लिमिट रहती है, आप ट्वीट कर सकते हो। इसी तरह से मेटा ने क्या बना दिया? थ्रेड्स बना दिया ना। चलिए, तो शायद आप लोगों ने किसी ने इंस्टॉल भी किया हो अभी तक थ्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following countries took over as the presidency of the council of the European Union? काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी किसके पास है अभी? किसने टुक ओवर करी है, किसने ली है? स्वीडन, स्पेन, बेल्जियम, हंगरी। बताइए सर। हाँ, तो काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी अभी हाल हाल किसके पास है? स्पेन के हाथ में, ठीक है। स्पेन की कैपिटल बताइए जल्दी से, स्पेन की कैपिटल। देखो यहाँ पे एक प्रेसिडेंसी किसके हाथ में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रसेल्स में। ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ठीक है। चलो, प्रेसिडेंट वगैरह के इतने नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 24। तो ऐसा नहीं कि रटने बैठ जाओ, 24 है, बस इतना ध्यान रखो, मोर देन। कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। ठीक है, याद नहीं करना ये सारी कंट्रीज को, एक बार चाहो तो कभी मैप में इनको नजर मार लेना, ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं, मैप इनका मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, मैप में एक बार नजर मार लेना कि कौन कौन सी ये कंट्रीज है। ये पूरा जो आइबेरियन पेनिनसुला है, आइबेरियन पेनिनसुला में आपका कौन आ गया? स्पेन आ गया, पोर्टुगल आ गया, ये दोनों है। फिर आइबेरियन पेनिनसुला से जुड़ा फ्रांस है। पहले यूके भी होता था, लेकिन यूके यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर गया, जिसे हमने कहा था ब्रेक्सिट, ठीक है। यूके नहीं है, अब सिर्फ कौन है? ये आयरलैंड रह गया, ठीक है। फिर इधर आपका नॉर्वे नहीं है, स्वीडन है, फिनलैंड है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये तीन, ठीक है। फिर इधर डेनमार्क है सर, है ना। फिर ये इधर आपका नेदरलैंड है। फिर ये इधर बेल्जियम है, इधर छोटा सा देश लग्जमबर्ग भी है, जर्मनी है, पोलैंड है। फिर इधर लाइन से कुछ देश हैं, जैसे इधर आप देखोगे ना, ये साइड तो ये बाल्कन कंट्रीज की निकल गई, ये आपका रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस, इधर ये बाल्कन कंट्रीज हो गई। ये इटली बड़ा कंट्री है। फिर इधर कुछ छोटे छोटे कंट्री है, जैसे बोस्निया हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है, हंगरी है ना, आपका स्लोवाकिया है, इधर सॉरी ये स्लोवेनिया है, ठीक है। बोस्निया हर्जेगोविना नहीं है यूरोपियन यूनियन का पार्ट, ये स्लोवेनिया है, ठीक है। ये स्लोवाकिया है, ये हंगरी है, मतलब हंगरी के एक साइड स्लोवेनिया है, एक साइड स्लोवाकिया है, फिर ऊपर ऑस्ट्रिया है, फिर चेक रिपब्लिक। तो ये कंट्रीज आप सब, आपका किसका पार्ट है? यूरोपियन यूनियन। रटना नहीं है सर, एक बार बस ऑब्जर्व करना है, ठीक है, बस ऑब्जर्व करके छोड़ देना है, ठीक है। हम लोग मैप प्रैक्टिस भी करेंगे, पहले भी मैं कई बार करवा चुका हूँ मैप प्रैक्टिस, तो उससे एक एक कंट्री रट जाएगी आपको।
यूरोप की। मैं मतलब ऐसा बस उंगली रख दूंगा, आप बता दोगे ये कौन सी कंट्री है ना, उस लेवल की अपन रटवाते हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। Recently, the Assam government has announced the construction of Assam's first ever underwater tunnel connecting Numaligarh and Gopur. What will be its approximate length? नुमालीगढ़ और गोपुर को कनेक्ट करती हुई अंडर वाटर टनल का कंस्ट्रक्शन आसाम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या होगी? नुमालीगढ़ में याद रखना रिफाइनरी भी है आसाम की, ठीक है। नुमालीगढ़ और गोपुर ये दोनों जगह कहाँ पर है? आसाम में है। इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक अंडर वाटर टनल बनाई जा रही है, ठीक है। तो उसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ पूछ रहा है कितनी होगी। हाँ जी, भैया इतनी बड़ी टनल बनवाओगे आप, ठीक है। ये टनल है ना, नाप लो कितनी है सर, कितनी है नाप लो यहाँ पर। ये 15 किलोमीटर के अप्रॉक्स आपकी टनल होगी, ठीक है। इधर आपका ये नुमालीगढ़, इधर आपका ये गोपुर, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए अंडर वाटर एक टनल बनाई जाएगी, करीब करीब 15 किलोमीटर ये आपका टनल होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। Recently, which of the following organizations has become the new permanent member of the Shanghai Cooperation Organization? अभी देखो एससीओ की मीटिंग हुई थी, ठीक है, वर्चुअल मीट थी। एससीओ में हमने एक नया मेंबर ऐड करा, एक नई कंट्री ऐड करी है। पिछले साल के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि एक नई कंट्री ऐड होने वाली है ना, और वो कंट्री अब ऐड हो भी चुकी है। तो वो कंट्री कौन सी है सर? बेलारूस, ईरान, मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आप समझ रहे हो कौन सी कंट्रीज हैं? ये सर रशिया, चाइना, इंडिया। इसमें बेलारूस क्या करेगा, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर इज ईरान। करेक्ट आंसर इज ईरान। Iran, which is admitted as a full member of the SU at the Astana summit in the 2017, holds the rotating presidency of the grouping for the first time in 2023. देखो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर बना था 2017 में। इंडिया भी बना था, पाकिस्तान भी बना था, ठीक है। इंडिया बना था विद द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया एंड पाकिस्तान बना था विद द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। 2017 में दोनों साथ में एंटर किए। तो रोटेशन वाइज इसकी प्रेसिडेंसी का टर्न चल रहा है। तो इस साल 2023 में एससीओ की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, ठीक है। तो सिर्फ G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास नहीं है, हमारे पास सर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रेसिडेंसी है इस साल, ठीक है। तो अभी इसकी मीटिंग हमने होस्ट कराई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इसके मेंबर्स कौन कौन है? अब देखो चाइना पहले से था, इंडिया था, आपका रशिया था, है ना, और पाकिस्तान भी था, और सेंट्रल एशिया में के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। के यूटी, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका ताजिकिस्तान। इसके अलावा चाइना, इंडिया, रशिया ये भी थे, पाकिस्तान भी था, और अब सर इसमें ऐड हो गया है ईरान। तो ये सारे कंट्रीज आर नाउ द मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका सेक्रेटेरिएट ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? बीजिंग में है। उसके अलावा याद रखेंगे यहाँ पर कौन सी दो ऑफिशियल भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। एससीओ की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन है सर? आपका रशियन एंड चाइनीज, ठीक है। चलिए, तो दैट इज ऑल अबाउट एससीओ। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है सर यहाँ तक? क्लियर है तो सर गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो डाउट पूछिए, अदरवाइज क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप, फिर हम लोग आगे और क्वेश्चन डिस्कस करें। All right, moving to the next question, question number 28. Who amongst the following has been re-elected as a Director General of the UN FAO? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल किसे री-इलेक्ट किया गया, ठीक है। ये मतलब डायरेक्टर जनरल का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपका उठाया। अभी फाओ के बारे में सवाल आया भी था, ठीक है। फाओ का हेडक्वार्टर पूछा था, अभी आपका एक सवाल आया था यूडीजी में, उसमें फाओ पे क्वेश्चन आया था, फाओ के हेडक्वार्टर पे। तो किसको री इलेक्ट किया है? मिस्टर क्यू दोंगयू को री इलेक्ट किया गया है
तो फाओ क्या है? इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, टू डिफीट हंगर। इनका पर्पस क्या है? कि हंगर खत्म करना है, दुनिया भर के लोगों तक खाना पहुंचाना। हर साल वर्ल्ड फूड डे, डेज एंड डेट पे सर क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं ना, तो कोई भी डे डेट दिखे उसे जरूर रट लेना। वर्ल्ड फूड डे हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना था। इस दिन को याद करने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, सोफिया, सोफो, सोफा, सोको, सोफी, ये सब इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है फाओ की, ठीक है। तो फाओ की पब्लिकेशन में ध्यान रख लेना, अगर सो दिख जाए, कहीं पे सो दिख जाए तो समझ जाना ये किसकी पब्लिकेशन है? फाओ की पब्लिकेशन है, ठीक है सर। और फूड से रिलेटेड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन दिखे तो समझ जाना उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इटली होगा, ठीक है। तो फाओ का हेडक्वार्टर सर कहाँ पर है? इटली। इटली की कैपिटल रोम, ये इसका हेडक्वार्टर है फाओ का। क्लियर है सर? हाँ जी। तो डायरेक्टर जनरल का नाम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाओ के बारे में जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, recently who among the following has created the national record in the women's 100-meter backstroke at the 76th Senior National Aquatic Championship 2023 Hyderabad? Who among the following has created the national record in the women's 100-meter backstroke at the 76th Senior National Aquatic Championship 2023 in Hyderabad? बताइए। 100 मीटर बैक स्ट्रोक में नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? हाँ जी, बताइए सर। बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज माना पटेल। डी नहीं है नाबम जी, डी नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज माना पटेल। तो जो लोग डी लगा रहे हैं, तान्या ने लगाया, आपका नाबम ने लगाया, ये आप लोग गलत लगा रहे हैं। करेक्ट आंसर इज माना पटेल rewrote her national record in the 100-meter backstroke to win the gold medal, but had to settle for silver as Subhana Bhaskar won the 50-meter backstroke, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है इसमें, ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, तो आज का फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी which of the following organizations has launched the Bharat 6G Alliance? B6G किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है? इंडिया में बताओ 6G से रिलेटेड कौन काम करेगा? ऑब्वियसली बात है, सरकार काम करेगी ना। तो सरकार काम करेगी तो सरकार का कौन सा डिपार्टमेंट होगा जो 6G लेके आएगा? जाहिर सी बात है, अगर 5G 4G 6G कौन हैंडल करेगा सर? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैंडल करेगी, और इसके अंडर आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ये हैंडल करेगा, ठीक है। तो 6G अलायंस इसलिए बनाया जा रहा है जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज आएंगी, रिसर्च कंपनीज आएंगी, ठीक है, ताकि इंडिया में 6G को डेवलप किया जा सके। 5G तो रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है, काफी एरिया तक 5G पहुंच भी चुका है। अब अगला टारगेट है हमें 6G को लेके आना, ठीक है। हर एक G के साथ हमने एक नई अचीवमेंट हासिल की है। जैसे 1G था, उसमें हम सिर्फ क्या कर पाते थे सर? वॉइस कॉल कर पाते थे ना। फिर जब 2G आया तो हम SMS भेजना शुरू कर पाए, ठीक है। फिर जब 3G आया तो हम लोग जो वेब एप्लीकेशंस थी है ना, मोबाइल ऐप, उनको यूज करना शुरू कर पाए। फिर जब 4G आया, 4G आने के बाद से स्पीड और ज्यादा बढ़ गई, सिक्योरिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, ठीक है। पहले अब मोबाइल पे एप्लीकेशंस हम लोग इंस्टॉल कर सकते थे। फिर 5G में हमने देखा जो सबसे बड़ा आपको फायदा मिला इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, स्मार्ट सिटी में, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी में, इन सारी चीजों में 5G ने अपना रोल प्ले किया, ठीक है। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स जैसे आप मान लो अपने फोन से अपने घर का टीवी हो, अपने घर का एसी हो, ठीक है, अपने घर का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, तो उसके लिए बहुत हाई स्पीड चाहिए, वो आपको कौन दे पा रहा है? 5G दे पा रहा है, ठीक है। 3G आने से हम लोग वीडियो कॉल्स स्टार्ट कर पाए थे, पहले 2G में वीडियो कॉल्स का ऑप्शन नहीं था, है ना।
और 6G आते आते 6G में क्या इंप्रूवमेंट आएगा, जहां 3G में हम सिर्फ वीडियो कॉल कर पा रहे थे, 6G में हम लोग होलोग्राफिक कॉल्स कर पाएंगे। होलोग्राफिक कैसे, जैसे आपने मतलब पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा कि मार्वल्स वगैरह में कि एक पर्सन है, उसके एक पूरा होलोग्राफ बन जाता है, ठीक है। अगर किसी से बात चल रही है तो वो स्क्रीन पे बात नहीं करते, उस पर्सन का क्या बन जाता है, होलोग्राफ बन जाता है और उससे आप बात करते हो, ठीक है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी भी हम डेवलप कर पाएंगे जब हमारे पास 6G जैसी स्पीड होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड हमारे पास बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी टेक्नोलॉजीज जो आईटी सेक्टर में डेवलप हो रही है, उसको भी हम उतने ही बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दैट इज ऑल अबाउट 6G। चलिए, तो इसके आगे फिर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, स्पीड ज्यादा होगा तो वो कंजम्पशन भी सब ज्यादा करेगा ना। आप ज्यादा तेज दौड़ोगे तो डाइट भी तो आप ज्यादा लोगे ना, तो वैसी बात है, तो वो भी ज्यादा कंजम्पशन करता है। चलिए, तो ये करंट अफेयर्स अगस्त से लेना देना नहीं है, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि अगस्त तक ही होगा, उसके आगे भी कंटिन्यू चलता रहेगा। ये मैं बता तो रहा हूँ सर, हमने जनवरी 2021 से स्टार्ट किया था, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा फिर भी ये चलता रहेगा ना, ये तो चलता रहेगा जब तक मैं हूँ जिंदा, तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, फिर मिलते हैं सर अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, है ना, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं सर फिर अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।